हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में करने वाले हैं डीएवी क्लास 6 का सोशल साइंस का हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो बच्चों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में करने वाले हैं सोशल साइंस का क्लास 6 का क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बच्चों, आप लोग को हाफ ईयरली एग्जाम में 3 घंटे का टाइम मिलेगा और टोटल मार्क्स रहेगा वह 70 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और इसमें जो है सब मिलाकर के 36 क्वेश्चन दिया गया है और सारा क्वेश्चन करना अनिवार्य है। सेक्शन ए में है क्वेश्चन 1 से लेकर 21 तक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा। सेक्शन बी जो है वो 22 से लेकर 26 तक है और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स रहेगा। सेक्शन सी जो है वो 27 से लेकर 31 तक है और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का रहेगा। और सेक्शन डी जो है वो 32 से लेकर 33 तक है और ये सर्टेन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स रहेगा। सेक्शन ई जो है वो 34 नंबर क्वेश्चन है, वह केस बेस्ड क्वेश्चन है और ये प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन एफ जो है वो 35 नंबर क्वेश्चन है और ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और ये 4 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन जी जो है वो है 36 नंबर क्वेश्चन और ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए सेक्शन ए का देखते हैं, वो भी सॉल्यूशन के साथ देखेंगे सारा क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल ए ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियन ऑफ स्टार। इसका अर्थ हुआ अरबों तारों के एक बड़े समूह का क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गैलेक्सी। क्वेश्चन 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस। इसका अर्थ हुआ सपाट सतह पर खींचा गया पृथ्वी का निरूपण या चित्रण इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैप यानी मानचित्र। क्वेश्चन 3 है द हीट जोन लाइंग बिटवीन 23 1/2 डिग्री नॉर्थ एंड 66 1/2 डिग्री नॉर्थ इज। इसका अर्थ हुआ 23 1/2 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी और 66 1/2 डिग्री नॉर्थ यानी ये भी उत्तरी के बीच स्थित ताप कटिबंध हीट जोन है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, टेम्परेट जोन। क्वेश्चन 4 है ऑन 23 सितंबर मिड डे सन इज ओवरहेड एट द। इसका अर्थ हुआ 23 सितंबर को दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इक्वेटर। क्वेश्चन 5 है द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज। इसका अर्थ हुआ सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूमिस्मैटिक्स। अब देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 6 है कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय मैन। इसका अर्थ हुआ तांबा मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु है। तो कॉपर को हिंदी में हम तांबा बोलते हैं। तो 6 का राइट आंसर होगा कॉपर। क्वेश्चन 7 है द ग्रेट बाथ हैड वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। इसका अर्थ हुआ विशाल स्नानघर में एक अच्छी तरह से नियोजित जल निकासी यानी ड्रेनेज प्रणाली थी। क्वेश्चन 8 है द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज। इसका अर्थ हुआ वेद शब्द का अर्थ ज्ञान यानी नॉलेज होता है। तो 8 का आंसर होगा नॉलेज। 9th नंबर क्वेश्चन है इन द लेटर वैदिक पीरियड वार्ना सिस्टम बिकेम हेरिडिटरी। इसका अर्थ हुआ उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था यानी वंशानुगत या फिर हम हेरिडिटरी बोलेंगे हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन 10 है द पीपुल ऑफ मगधा रेज 3 क्रॉप्स इन ए ईयर। इसका अर्थ हुआ मगध के लोग एक वर्ष में 3 फसलें उगाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यानी निम्नलिखित कथनों के सत्य यानी ट्रू, असत्य यानी फॉल्स लिखिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन है द लास्ट नंदा रूलर वाज दयानंद। इसका अर्थ हुआ अंतिम नंद शासक दयानंद था, जो बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है किंग सिमुका वाज द फाउंडर ऑफ सतवाहना किंगडम। इसका अर्थ हुआ राजा सिमुक सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक था, जो बिल्कुल सत्य है, ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है द कैपिटल ऑफ चालुक्यास वाज वतापी। इसका अर्थ हुआ चालुक्यों की राजधानी वतापी थी, तो ये सत्य है, ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कम्युनिटी लाइफ इज ए फैमिली। इसका अर्थ हुआ सामुदायिक जीवन की सबसे छोटी इकाई परिवार है, तो ये बिल्कुल सत्य है, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट लीड टू हार्मोनी। इसका अर्थ हुआ परस्पर विरोधी हितों से सद्भाव उत्पन्न होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा यानी ये असत्य है। अब क्वेश्चन 16 देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये आंसर वेयर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और इन वन सेंटेंस।
इसका अर्थ यह हुआ क्या, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में केवल एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। ठीक है, तो 16 नंबर है, इसमें बोला गया है व्हाट इज नॉर्थन हेमिस्फीयर। इसका अर्थ हुआ उत्तरी गोलार्ध क्या है। तो 16 से लेकर के 21 तक का जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट पेज में। ठीक है, तो पहले हम आप लोग को क्वेश्चन समझा देते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन समझा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 17 है व्हाट इज ए लीप ईयर। इसका अर्थ हुआ लीप वर्ड्स क्या है। क्वेश्चन 18 है द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मैन ड्यूरिंग पैलियोलिथिक एज वाज। इसका अर्थ हुआ पुरापाषाण काल के दौरान मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। अब क्वेश्चन 19 है नेम द गॉड्स डैट वेयर वर्शिप्ड बाय रोमन्स। इसका अर्थ हुआ रोमन लोगों द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं के नाम लिखिए। और क्वेश्चन 20 है हु वाज सेलुलस निकेटर। इसका अर्थ हुआ सेलुलस निकेटर कौन था। और 21 है नेम द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। इसका अर्थ हुआ तमिलनाडु के फसल उत्सव का नाम लिखिए। अब सबका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, सबका सॉल्यूशन जो है इस प्रकार दिया गया है। क्वेश्चन 16 का उत्तर है द हाफ ऑफ द अर्थ दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इसका अर्थ हुआ भूमध्य रेखा विषुववृत्त के उत्तर में स्थित पृथ्वी का आधा भाग है। क्वेश्चन 17 का आंसर है ए ईयर कंटेनिंग 366 डेज इंस्टेड ऑफ 365 डेज ऑक्यूरिंग वंस एवरी 4 ईयर्स। इसका अर्थ हुआ वह वर्ष जिसमें 365 डेज के बजाय 366 दिन होता है, जो हर 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, तो उसको लीप ईयर बोलते हैं। क्वेश्चन 18 है डिस्कवरी ऑफ फायर। इसका अर्थ हुआ आग की खोज की गई थी। क्वेश्चन 19 है आंसर जुपिटर मार्स जूनो माइनर्वा एंड वेनस एनी ऑफ दिस मेजर वंस आर जुपिटर्स एंड मार्स। इसका अर्थ हुआ जुपिटर मार्स जूनो मिनर्वा और वीनस मुख्य देवता जुपिटर और मार्स थे। ठीक है, क्वेश्चन 20 है सॉल्यूशन ए ग्रीक जनरल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड द फाउंडर ऑफ द सेल्यूसिड एम्पायर। इसका अर्थ हुआ सिकंदर महान एक यूनानी सेनापति और सेल्यूसिड साम्राज्य का संस्थापक। ठीक है, और क्वेश्चन 21 का आंसर है पोंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों सेक्शन बी का क्वेश्चन देखते हैं। आंसर वेयर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। इसका अर्थ हुआ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ठीक है, तो ये 22 से लेकर 26 तक क्वेश्चन है। पहले आप लोग को क्वेश्चन समझा देते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन जो है वो नेक्स्ट पेज में है, तो सॉल्यूशन आप लोग को बता देंगे। क्वेश्चन 22 है हाउ डू कन्वेंशनल सिंबल्स हेल्प्स इन रीडिंग मैप्स। इसका अर्थ हुआ रूढ़ या प्रतीकात्मक चिन्ह यानी मानचित्र पढ़ने में किस प्रकार सहायता करता है। एक और क्वेश्चन और मेंशन द एडवांटेज ऑफ ए मैप। इसका अर्थ हुआ मानचित्र को के लाभों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन 23 है व्हाई डज द टॉरॉइड जोन हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर। इसका अर्थ हुआ उस कटिबंध में सर्वाधिक तापमान क्यों होता है। 24 है क्वेश्चन नेम द रीजन्स वेयर मैग्नेलिथिक कल्चर वाज कंसंट्रेटेड। इसका अर्थ हुआ उन क्षेत्रों के नाम बताइए जहां महापाषाण संस्कृति केंद्रित थी। और 25 क्वेश्चन है हाउ वेयर द वॉल्स ऑफ द चाणक्य टेम्पल्स डेकोरेटेड। इसका अर्थ है चालुक्य मंदिर की दीवारों को किस प्रकार सजाया गया था। और 26 है व्हाट वैल्यूज डज आवर फैमिली इनकुलकेट इन अस। इसका अर्थ हुआ हमारा परिवार हमारे भीतर किन मूल्यों का सिंचन करता है। अब सबका सॉल्यूशन देखेंगे 22 से लेकर 26 तक। तो इसका सॉल्यूशन जो है 22 का इस प्रकार है। इसमें ये बोला गया है conventional symbols represent various features such as roads, railways, river, and boundaries. Using standardized shapes, signs, and colors, they allow a large amount of information to be shown clearly and easily read on a map without cluttering it. इसका अर्थ यह हुआ क्या रूट प्रतीक मानकृत आकारों, संकेतों और रंगों का उपयोग करके विभिन्न विशेषताओं जैसे सड़कें, रेलवे, नदियाँ और सीमाएं को दर्शाते हैं। ये मानचित्र की को भीड़-भाड़ वाला बनाए बिना बड़ी मात्रा में जानकारी स्पष्ट और आसानी से पढ़ने योग्य बनाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन था उसका आप सॉल्यूशन करते हैं 22 का ही। मेंशन द एडवांटेज ऑफ ए मैप आर्ट। इसका अर्थ हुआ क्या मानचित्र की विशेषता जो है वह इस प्रकार है। ठीक है, अब है पहला पॉइंट है, इसमें ये बोला गया है
मतलब उसका लाभ बताना है। फर्स्ट पॉइंट है मैप्स और कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल एंड इजी टू कैरी। इसका अर्थ हुआ मानचित्र छोटे, ले जाने में आसान या पोर्टेबल और सुलभ होते हैं। पॉइंट टू है दे प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट स्मॉलर एरियाज, पॉलिटिकल बाउंड्रीज और स्पेसिफिक थीम लाइक रेनफॉल एंड पॉपुलेशन। इसका अर्थ हुआ ये छोटे क्षेत्रों, राजनीतिक सीमाओं या विशेष विषयों जैसे वर्षा और जनसंख्या के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। थर्ड पॉइंट है दे अलाउ इजी विजुअल रिप्रेजेंटेशंस एंड कंपेरिजन ऑफ ए स्पेटियल डेटा। इसका अर्थ हुआ ये स्थानीय डेटा के आसान दृश्य, प्रतिनिधित्व और तुलना की अनुमति देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन देखेंगे। 23 का सॉल्यूशन है द टॉय जोन रिसीव्स डायरेक्ट वर्टिकल रेज ऑफ द सन थ्रू द ईयर काउजिंग मैक्सिमम हीट एब्जॉर्प्शन ओवर ए कंसंट्रेटेड एरियाज। इसका अर्थ यह हुआ क्या उत्तर उष्णकटिबंध वर्ष भर सूर्य की सीधी लंबवत किरणों प्राप्त करता है, जिसके कारण एक केंद्रित क्षेत्र पर अधिकतम ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्वेश्चन 24 का आंसर है द मेगालिथिक कल्चर वाज मेनली कंसंट्रेटेड इन साउथ इंडिया, डेक्कन, द नॉर्थ ईस्ट एंड पार्ट्स ऑफ कश्मीर। इसका अर्थ यह हुआ क्या महापाषाण संस्कृति मुख्य रूप से दक्षिण भारत, दक्कन, पूर्वोत्तर और कश्मीर के कुछ हिस्से में केंद्रित है। 25 का आंसर है द वॉल्स ऑफ चालुक्य टेम्पल्स वेयर डेकोरेटेड विथ इंट्रिकेट स्टोन्स, carvings and relief sculpture depicting scenes from the Ramayana, Mahabharata and various Hindu mythological figures। इसका अर्थ ये हुआ क्या चालुक्य मंदिर की दीवारों को पत्थर की जटिल नक्काशी और उभरी हुई मूर्तियों से सजाया गया था, जिनमें रामायण, महाभारत और विभिन्न हिंदू पौराणिक आकृतियां के दृश्यों को दर्शाया गया था। क्वेश्चन 26 है solution answer our family inculcates general morals and social values such as love, respect for elders, sharing, cooperation and discipline। इसका अर्थ यह हुआ क्या हमारा परिवार हमारे भीतर प्रेम, बड़ों का सम्मान, साझा करना, सहयोग और अनुशासन जैसे आवश्यक नैतिक व सामाजिक मूल्यों का सिंचन करता है। अब सेक्शन सी देखेंगे, इसमें क्या बोला गया है। आंसर वेयर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका अर्थ यह हुआ कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए एनी 4, यानी कोई 4 का ही उत्तर देना है। ठीक है, हमने जो है सारा का सॉल्यूशन करवा दिया है 27 से लेकर 31 तक, और सारा का सॉल्यूशन जो है वो नेक्स्ट पेज में है। एक बार आप लोगों को क्वेश्चन समझा देते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन समझाएंगे। क्वेश्चन 27 है व्हाई डेज एंड नाइट्स आर इक्वल ऑन 21 मार्च एट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ एक्सप्लेन। इसका अर्थ हुआ 21 मार्च को पृथ्वी पर सभी स्थानों पर दिन और रात बराबर क्यों होते हैं, व्याख्या कीजिए। 28 है लिस्ट एनी फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन विच टेल अस दैट इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। इसका अर्थ हुआ सिंधु घाटी सभ्यता की किन्हीं 3 विशेषताओं की सूची बनाइए जो हमें बताती है कि यह एक शहरी सभ्यता थी। क्वेश्चन 29 है एक्सप्लेन द टाउन प्लानिंग सिस्टम ऑफ द इंडस पीपुल। इसका अर्थ हुआ सिंधु घाटी के लोगों की नगर नियोजन प्रणाली यानी टाउन प्लानिंग सिस्टम की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 30 है हाउ वेयर द टेम्पल्स ऑफ पल्लवाज पीरियड सोशली यूजफुल। इसका अर्थ हुआ पल्लव काल के मंदिर सामाजिक रूप से किस प्रकार उपयोगी थे। 31 नंबर क्वेश्चन है व्हाई डिड इंडिया ऑफ फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसका अर्थ हुआ भारत के प्रतिनिधि लोकतंत्र का चयन क्यों किया गया। अब बच्चों सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन 27 का सॉल्यूशन है, इसे बोला गया है ऑन 21 मार्च द वेडनल इक्विनेंस द सन्स डायरेक्ट रेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। सेकंड, इसका अर्थ यह हुआ क्या 21 मार्च को यानी वसंत विषुवत को सूर्य की सीधी किरणों भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है। पॉइंट 2 है नाइदर ऑफ द पोल्स इज टाइटल टुवर्ड द सन सो द सर्कल ऑफ illumination divides all latitudes equally into day and night। इसका अर्थ हुआ कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, इसलिए दीप्तिवृत्त सभी अक्षांशों को दिन और रात में समान रूप से विभाजित करता है। क्वेश्चन 28 का आंसर है फर्स्ट पॉइंट है टाउन प्लानिंग cities were laid out in a systematic grid system with wide paved streets। इसका अर्थ यह हुआ क्या नगरीय नियोजन, इसे बोला गया है शहरों को चौड़ी पक्की सड़कों के साथ एक व्यवस्थित ग्रिड प्रणाली में बसाया गया था। पॉइंट 2 है ड्रेनेज सिस्टम एडवांस कवर्ड ब्रिक
ड्रेन्स along streets connected directly to household outlets। इसका अर्थ यह हुआ क्या, जल निकासी प्रणाली सड़कों के किनारे ढकी हुई ईंटों की उन्नत नालियां सीधे घरेलू निकासों से जुड़ी थी। पॉइंट थर्ड है ग्रीनरीज एंड पब्लिक बिल्डिंग, प्रेजेंस ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर्स लाइक द ग्रेट बाथ एंड पब्लिक ग्रीनरीज। इसका अर्थ यह हुआ क्या, अतरागढ़ और सार्वजनिक भवन, इसमें बताया गया है विशाल स्नानघर और सार्वजनिक अतरागढ़ जैसी बड़ी संरचनाओं की उपस्थिति। अब क्वेश्चन 29 का आंसर है, इसमें बोला कि फर्स्ट पॉइंट में सिटाडेल एंड लोअर टाउन सिटीज वेयर डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, एन एलिवेटेड सिटाडेल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक बिल्डिंग एंड ए लोअर टाउन फॉर ए रेसिडेंशियल एरियाज। इसका अर्थ यह हुआ क्या, दुर्ग और निचला शहर, इसे बोला गया है शहरों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया था, प्रशासनिक और सार्वजनिक भवनों के लिए एक ऊंचा दुर्ग और आवासीय क्षेत्रों के लिए एक निचला शहर। ठीक है। पॉइंट 2 है ग्रिड लेआउट, इसमें बोला गया है स्ट्रीट क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल्स फॉर्मिंग रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। इसका अर्थ यह हुआ क्या, ग्रिड लेआउट में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी जिससे आयताकार ब्लॉक बनते थे। पॉइंट थर्ड है बिग ब्रिक एंड स्टैंडर्डाइज्ड हाउसिंग, इसके अंदर बताया गया है हाउसेस वेयर मेड of uniform baked bricks and courtyards, private wells and bathrooms। इसका अर्थ यह हुआ क्या, पकी हुई ईंटें और मानकीकृत आवास, इसे बताया गया है मकान आंगन निजी कुएं और स्नानघर के साथ एक समान पक्की ईंटों से बने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 30 का सॉल्यूशन इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशन टेम्पल्स एक्ट एज लोकल लर्निंग सेंटर्स एंड स्कूल्स। इसका अर्थ यह हुआ क्या, शिक्षा मंदिर स्थानीय शिक्षण केंद्र और विद्यालय के रूप में कार्य करते थे। पॉइंट 2 है कम्युनिटी गैदरिंग, इसके अंदर बताया गया है दे सर्व्ड एज मीटिंग हॉल्स टू डिस्कस कॉमन विलेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। इसका अर्थ यह हुआ क्या, वे गांव की सामान और प्रशासनिक समस्याओं पर चर्चा करने के लिए सभागार यानी मीटिंग हॉल्स के रूप में कार्य करते थे। पॉइंट थर्ड है कल्चर हब्स, इसके अंदर बताया गया फेस्टिवल्स म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंसेस टुक प्लेस विद इन टेम्पल प्रीसिडेंट्स। इसका अर्थ यह हुआ क्या, मंदिर परिसर के भीतर त्योहारों संगीत और नृत्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वास्ट साइज एंड पॉपुलेशन, इसके अंदर बताया गया इंडिया large land area and huge population make it possible for all citizens to gather and govern directly। इसका अर्थ यह हुआ क्या, विशाल आकार और जनसंख्या, इसके अंदर बताया गया है भारत का बड़ा क्षेत्रफल और विशाल जनसंख्या सभी नागरिकों के लिए एक साथ एकत्र होना और प्रत्यक्ष रूप से शासन करना असंभव बनाती है। पॉइंट 2 है डाइवर्सिटी, इसके अंदर बताया गया इट अलाउज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डाइवर्स रीजनल रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड कल्चर बैकग्राउंड्स अक्रॉस द नेशन। इसका अर्थ यह हुआ क्या, डाइवर्सिटी को हिंदी में बोलते हैं विविधता, इसके अंदर बताया गया है यह देश भर में विभिन्न क्षेत्रीय धार्मिक भाषाई और सांस्कृतिक श्रेष्ठ भूमियों का प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। अब सेक्शन डी देखते हैं, इसके अंदर क्या बताया गया है। इसके अंदर बोला गया इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्टेन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका अर्थ ये हुआ क्या, नीचे दिए गए प्रश्नों में कथन ए और कारण आर अंकित दो कथन हैं और कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो असर्टेन में बोला गया है पीपुल लिविंग इन द सेम एरिया ऑलवेज फ्रॉम ए कम्युनिटी। इसका अर्थ हुआ एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोग हमेशा एक समुदाय बनाते हैं। और रीजन है, इसके अंदर ये बताया गया ऑल द पीपुल लिविंग इन द सेम एरिया, इसका अर्थ सेम एरिया मस्ट हैव ए कॉमन पर्पस टू फॉर्म ए कम्युनिटी। इसका अर्थ यह हुआ क्या, एक ही क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों का समुदाय बनाने के लिए एक साझा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। यानी इसका अर्थ यह हुआ क्या, ए गलत है और आर सही है। ठीक है, और 33 का देखते हैं, इसमें क्या बोला असर्टेन में, इसके अंदर बोला गया है ए गवर्नमेंट इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल इलेक्टेड बाय द पीपुल टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। इसका अर्थ हुआ सरकार लोगों द्वारा उनके कल्याण के लिए काम करने के लिए चुने गए लोगों का एक समूह है। ठीक है, अब रीजन पढ़ते हैं द गवर्नमेंट मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड इंश्योर दैट दे आर फॉलोड। इसका अर्थ हुआ सरकार नियम और कानून बनाती है और ये सुनिश्चित करती है कि उनका पालन किया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी,
both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. इसका अर्थ ये हुआ क्या, A और R दोनों सही है लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं है। अब सेक्शन ई देखते हैं। क्वेश्चन 34 नंबर है, इसमें ये बोला गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर वेयर द क्वेश्चन। इसका अर्थ ये हुआ क्या, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोग पहले पैसेज पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी पैसेज पढ़ लिया है, तो अब इसका अर्थ बताते हैं। तो इसमें ये बोला गया है स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वह एक महान समाज सुधारक ने देश भर में व्यापक यात्राएं की। उनका मुख्य उद्देश्य था क्या, लोगों को प्रबुद्ध करना और राष्ट्रवाद की भावना जगाना और व्यक्तियों की समानता और गरिमा के बारे में जागरूकता लाना था। वे जाति व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे और आगे बताया गया जो भारतीय समाज में सामाजिक असमानता और भेदभाव का मूल कारण थी। उनके अनुसार सभी समान पैदा हुए हैं, इसलिए किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने सभी के लिए विशेष रूप से महिला और शोषित के उत्थानों के लिए शिक्षा की जोरदार वकालत की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका अर्थ हुआ स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे, तो इसका आंसर जो है नेक्स्ट पेज में है। सेकंड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू स्वामी जी व्हाट वाज द रूट काउज ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। इसका अर्थ हुआ स्वामी जी के अनुसार सामाजिक असमानता का मूल कारण क्या था। इसका भी आंसर जो है वो नेक्स्ट पेज में है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन मिशन ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका अर्थ हुआ स्वामी दयानंद सरस्वती का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका भी सॉल्यूशन जो है वो नेक्स्ट पेज में है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला का सॉल्यूशन 34 का फर्स्ट का है आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती वाज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। इसका अर्थ हुआ स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक थे। अब सेकंड का आंसर देखते हैं, इसे बोला गया है अकॉर्डिंग टू हिम द कास्ट सिस्टम वाज द रूट काउज ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन हॉकी। इसका अर्थ यह हुआ क्या, उनके अनुसार जाति व्यवस्था भारतीय समाज में सामाजिक असमानता और भेदभाव का मूल कारण थी। थर्ड नंबर का सॉल्यूशन है आंसर है His main mission was to enlighten the people, arouse the spirit of nationalism, bring awareness about equality and dignity of individuals, and promote education for all, especially women and the downtrodden. इसका अर्थ यह हुआ क्या, उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रबुद्ध करना, राष्ट्रवाद की भावना जगाना, समानता और व्यक्तियों की गरिमा के बारे में जागरूकता लाना और सभी के लिए विशेष रूप से महिलाओं और शोषितों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना था। अब सेक्शन एफ देखते हैं, इसके अंदर क्या बताया गया है। इसके अंदर क्वेश्चन 35 है, इसमें बताया गया है ड्रॉ द हीट जोन्स ऑन द ग्लोब एंड द कलर देम विद डिफरेंट कलर्स। इसका अर्थ ये हुआ क्या, ग्लोब पर ताप कटिबंध यानी हीट जोन्स का चित्र बनाइए और उन्हें अलग अलग रंगों से भरिए। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया, उसके अंदर बोला गया है ड्रॉ एंड लेबल इंपॉर्टेंट एटीट्यूड्स ऑन ग्लोब। इसका अर्थ हुआ ग्लोब पर महत्वपूर्ण अक्षांशों यानी इंपॉर्टेंट एटीट्यूड्स का चित्र बनाकर उन्हें अंकित कीजिए। ठीक है, तो चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक बार सेक्शन जी भी समझ लेते हैं, इसमें क्या बोला गया है ऑन एन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लेबल द फॉलोइंग प्लेसेस। इसका अर्थ हुआ भारत की रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित स्थान को अंकित करना, यानी भारत के मानचित्र पर ये सब को दिखाना है। पहला है भीमबेटका, ठीक है, ये कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में है। सेकेंड है बी नंबर ए प्लेस वेयर डॉकयार्ड हैज बीन डिस्कवर्ड। इसका अर्थ हुआ वह स्थान जहाँ गोदी की खोज की गई थी, तो ये कहाँ की गई थी, लोथल में की गई थी, गुजरात में था। सी नंबर है मगधा यानी मगध यानी बिहार क्षेत्र में स्थित है। डी नंबर है पाटलिपुत्रा, ये कहाँ पे, ये अभी वर्तमान में पटना में स्थित है। और ई नंबर है कालिंगा, तो ये कहाँ पे, ये वर्तमान में उड़ीसा क्षेत्र में स्थित है। तो चलिए 35 और 36 का सॉल्यूशन देखते हैं आंसर। तो 35 का सॉल्यूशन जो है इस प्रकार है। तो इसमें ये बोला गया है ग्लोब पर महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में बताया गया है और उसका चित्र बना के अंकित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से देख करके आप लोग भी अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब 36 का देखते हैं। इसके अंदर जो ये मैप में बनाया गया था, तो इसमें क्या था, महत्वपूर्ण अक्षांश के बारे में बताया गया है यानी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड के बारे में बताया गया है और ताप कटिबंध यानी हीट जोन्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही बना लीजिएगा अपने अपने नोटबुक में।
अब जो है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया था मैप के बारे में, तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। तो ए नंबर है भीमबेटका, तो भीमबेटका जो है वो कहाँ पे स्थित है, वो मध्य प्रदेश में स्थित है। बी नंबर है लोथल, वह स्थान जहाँ गोदी यानी डॉकयार्ड की खोज की गई थी, ये कहाँ पे, लोथल, तो लोथल हमारा गुजरात में है। सी नंबर है मगधा, तो मगधा हमने ऑलरेडी बता दिया था ये बिहार क्षेत्र में स्थित है, बिहार में स्थित होगा, ठीक है। डी नंबर है पाटलिपुत्र, ये कहाँ पे स्थित है, ये वर्तमान में पटना बिहार में स्थित है। और ई नंबर है कलिंग, यानी ये वर्तमान में उड़ीसा में स्थित है। तो ऐसे ही आप लोग मैप पे प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि एग्जाम में अच्छे से बना पाएं, और इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बिल्कुल आता है। इसी के साथ सोशल साइंस का हाफ ईयरली का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।